हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 23 अप्रैल के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा न्यूज़ जो बना है वो है आपका पहलगाम अटैक। आप देख सकते हैं कि 28 जो टूरिस्ट है उस पर अटैक कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, इसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेडेक्स मिशन का जो है सेकंड राउंड भेजा गया था, उसमें देखेंगे कि सेकंड राउंड का जो सफलता प्राप्त हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद ICAR से रिलेटेड देखेंगे, इसके जो न्यू चेयरपर्सन बने हैं तो इससे रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर टॉपिक को यहाँ हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद गारिया एंड बोरसो अर्बन महोत्सव सॉरी गारिया एंड बोरसो अर्बन बोरसो बोरन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसको भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर डिड द रिसेंट टेरर अटैक इन पहलगाम टेक प्लेस रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ एटलीस्ट 26 सिविलियंस। यहाँ 26 लिखा है, ये 28 क्रॉस हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए है बारामूला, ऑप्शन बी पुलवामा, ऑप्शन सी अनंतनाग और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, आप देखेंगे कि जो ये पहलगाम पड़ता है वो अनंतनाग वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ कि जैसे 1970 हटता है, नॉट 1970, ठीक है, 370 धारा जो हटाया जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ जो है उसको JNK पहले स्टेट हुआ करता था। JNK आर्टिकल 370 के तहत इसको क्या है था, स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, स्पेशल स्टेटस का स्टेट का दर्जा था। ठीक है, तो आर्टिकल 370 जो है 2019 में एब्रोगेट कर दिया जाता है, किस एक्ट के तहत, तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जो है इसको एब्रोगेट कर दिया जाता है, यानी कि खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद क्या होता है कि आप देखेंगे कि यहाँ जो JNK है, अभी रिसेंटली इसमें JNK को दो पार्ट में किया गया है। आप देखेंगे कि एक जो है JNK बन गया है, एक जो है लद्दाख बन गया है। JNK जो है आपका स्टेट बना है, स्टेट नहीं है, ये भी यूनियन टेरिटरी ही है, बट सिमिलर लाइक पुडुचेरी, यानी कि यहाँ पे असेंबली का प्रोविजन है, असेंबली का प्रोविजन है। लद्दाख में कोई असेंबली का प्रोविजन नहीं है, ये यूटीज बन गया है, बाकी की यूनियन टेरिटरी की तरह, मतलब सिमिलर टू अदर्स यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखिए होता क्या है, आपका 31 अक्टूबर 2019 को ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है वो कब आता है ये भी पता होना चाहिए, तो 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका समर कैपिटल कहाँ है, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। तो जो समर कैपिटल होगा वो श्रीनगर होगा, एस से दोनों स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, और विंटर कैपिटल जो है जम्मू होगा। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो कश्मीरी, डोगरी, ये सब है। अब देखिए जो नेशनल पार्क है उसको देख लेते हैं कि यहाँ जो है कौन कौन सा नेशनल पार्क JNK में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क में आप देखेंगे तो दचिंगम नेशनल पार्क है। यहाँ कौन सा है, दचिंगम नेशनल पार्क। दचिंगम
किसके लिए फेमस है? तो हंगुल डियर के लिए फेमस है, हंगुल डियर के लिए फेमस है। सेकंड जो है आप देखेंगे हेमिस नेशनल पार्क, जो कि स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। ठीक है, तो द चिंगम नेशनल पार्क हंगुल डियर के लिए, हेमिस नेशनल पार्क स्नो लियोपार्ड के लिए। उसके बाद और कौन सा है? तो एक है काजिंग नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, नॉट काजिंग, काजीनाग नेशनल पार्क, और एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो किश्तवाड़ है ये आपका चेनाब वैली में मिल जाता है। पांचवा जो है आप देखेंगे कि सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, अब जो है सलीम अली नेशनल पार्क जो है खत्म हो चुका है और इसको जो है द चिंगम से मिला दिया गया है, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है किससे? द चिंगम से। और एक है बेताब वैली, नेशनल पार्क नहीं है लेकिन छोड़िए उसको रहने ही देते हैं। तो आप जो है आपको ये 5 ध्यान में रखना है। द चिंगम नेशनल पार्क जो कि हंगुल डियर के लिए फेमस है, द चिंगम, एक सेकेंड, द चिंगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हंगुल डियर के लिए। हेमिस नेशनल पार्क स्नो लियोपार्ड के लिए। उसके बाद और दो कौन कौन सा है? तो काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली क्या हो चुका है? डिफंक्ट हो चुका है और इसको जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है किससे? द चिंगम नेशनल पार्क से। ठीक है, अब यहाँ जो देखेंगे कि मेजर जो माउंटेन कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो मेजर माउंटेन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अगर रेंजेज की बात कर लें तो जैसे पीर पंजाल रेंज पड़ता है, पीर पंजाल रेंज, एक सेकेंड इसको इरेजिंग कर लेते हैं, सारा पॉइंट तो कवर हो ही चुका है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि जो टोटल 6 क्या बोलेंगे उसको, 6 पार्लियामेंट का सीट है उसमें से 5 जो है आप देखेंगे कहाँ पे है? JNK में, और एक जो है आपका लद्दाख में है। ठीक है, तो ये जो है चेंजेज किया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। और क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ जो है डेली बेसिस पे जो अटैक हुआ करता था उसको कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि यूटीज बन जाने से वहाँ कंट्रोल जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री का आ जाता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग, पहला जो है आपका पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज, ठीक है, सदर्न रेंज में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद झांसकर, झांसकर रेंज, काराकोरम, फिर जोजिला पास यहीं मिलेगा आपको JNK में, जोजिला पास। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ। ठीक है, उसके बाद अमरनाथ का केव जो कि हिमालय में है, ये सब चीज़ें पता ही है आपको। फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ फेस्टिवल आपको लोहरी देखने को मिलेगा। फेस्टिवल में लोहरी हो गया, नौरोज हो गया। नौरोज कौन स्टार्ट किया था, कौन सा जो है रूलर स्टार्ट किया था, ये आपको बताना है। ईद उल फितर और ईद उल आधा हो गया। हेमिस फेस्टिवल एक है, हेमिस फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है बुद्धिस्ट का मास्क डांस भी इसको बोलते हैं, बुद्धिस्ट मास्क्ड डांस। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल हो गया। उसके बाद एक आता है टूलिप फेस्टिवल। टूलिप फेस्टिवल, टूलिप फेस्टिवल क्या है? एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये फेस्टिवल हो गया। आप डांस फॉर्म की अगर बात कर लें, डांस की अगर बात कर लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है रऊफ, रऊफ डांस होता है एक, RAUF, रऊफ। रऊफ जो है परफॉर्म किया जाता है रमज़ान के टाइम या ईद के टाइम औरतों के द्वारा। तो रऊफ क्या है?
जो है औरत के द्वारा परफॉर्म किया जाता है रमज़ान के टाइम। उसके बाद भांड पाथेर जो कि फोक थिएटर है एंड सटायर है। भांड पाथेर लिख ही देते हैं, भांड पाथेर। धुम्हाल, दुम्हाल, दुम्हाल जो है मतलब मेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वाइटल ट्राइब के द्वारा। ठीक है, कलरफुल कस्टम्स इसमें जो है पहनकर लोग परफॉर्म करते हैं। कौन से ट्राइब? तो वाइटल ट्राइब के द्वारा। दुम्हाल जो है वाइटल ट्राइब के द्वारा, वाइटल ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वत्थो है, वत्थो, WATHO, वत्थो जो कश्मीरी पंडित के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, कश्मीरी पंडित के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि कूड डांस है, कूड डांस। कूड डांस जो है जम्मू हिल्स का जो है फोक डांस है। तो ये जो है आपका 4 से 5 जो है आपका क्या है फोक डांस। तो आपको ध्यान कैसे रखना है? रऊफ, बैंग्स, डूम, वाथो, कुड। ठीक है, तो रऊफ बैंड, रऊफ मतलब जो वुमेन परफॉर्म करती हैं ईद के टाइम। बैंड पाथेर, उसके बाद दुम्हल, दुम्हल जो है वेटल ट्राइब के द्वारा। और वाथो जो है कश्मीरी पंडित के द्वारा, वाथो। और कुड डांस जो है वो जम्मू हिल्स का फोक डांस है। तो याद होगा, फेस्टिवल में आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंटली किसको? तो टूलिप फेस्टिवल को, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जो जम्मू कश्मीर में वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। लोहरी, नवरोज, हेमिस फेस्टिवल। और ये जो हेमिस फेस्टिवल है, ये हेमिस फेस्टिवल तो याद ही रहेगा क्योंकि यहाँ हेमिस नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। और ये बुद्धिस्ट का मास्क्ड डांस है। ठीक है, उसके बाद अगर डांस फॉर्म की बात करें तो रऊफ जो कि वुमेन परफॉर्म करती हैं रमजान या ईद के टाइम। उसके बाद भांड पाठेर, उसके बाद धूमल। धूमल जो है वेटल ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। वेटल ट्राइब के जो मेन होते हैं वो कलरफुल कस्ट्यूम्स पहनकर इसको परफॉर्म करते हैं कश्मीरी पंडित के द्वारा, वाथो। और कुड डांस जो है वो कश्मीरी हिल्स के जम्मू हिल्स के जो लोग हैं वो उनका फोक डांस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, पूरा JNK से रिलेटेड। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं कि जो वहाँ लेक, इंपॉर्टेंट लेक पाया जाता है, उसका भी आइडिया हो जाए एक बार। ठीक है, तो देखिए, देख लेते हैं उसको भी जल्दी जल्दी। झेलम रिवर जो है इससे होकर जाती है, झेलम रिवर, जिसको कि लाइफ लाइन बोला जाता है। किसको किसके लिए? तो झेलम को जो है कश्मीर वैली का लाइफ लाइन बोला जाता है, कश्मीर वैली का लाइफ लाइन। ठीक है, झेलम रिवर हो गया। झेलम रिवर के बाद उलर लेक आता है आपका, WULAR, उलर लेक। उलर लेक क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। उसके बाद डल लेक है। डल लेक किसके लिए फेमस है? तो हाउस बोट्स के लिए, फेमस फॉर हाउस बोट्स। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। डल लेक क्या है? फेमस फॉर हाउस बोट्स। उलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। झेलम रिवर को लाइफलाइन बोला जाता है कश्मीर वैली के। अब यहाँ पर एक है, जैसे 3 सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। एक हो गया कोणार्क का जो उड़ीसा में है, फिर मोधेरा सन टेम्पल जो कि गुजरात में है, और एक तीसरा सन टेम्पल जो है मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल, जो कि आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? JNK में। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी जिस डिस्ट्रिक्ट में ये पहलगाम वाला जो अटैक हुआ। ठीक है, तो मार्तांड सन टेम्पल भी यही है। उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल जो कि हिल टॉप टेम्पल है श्रीनगर में, वो भी यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मेन आपको मार्तांड ध्यान में रखना है क्योंकि 3 सन टेम्पल है और तीसरा जो है एक मार्तांड यहाँ देखने को मिल जाता है, शंकराचार्य टेम्पल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मुगल गार्डन भी है, उसको भी ध्यान में रख सकते हैं, मुगल गार्डन, मुगल गार्डन। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एज विच इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल डे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थ डे के रूप में हम लोग 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि
पेज लिया गया है क्या? हाँ, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 22 अप्रैल को। इस बार का थीम क्या है? 2025 का जो थीम है उसको देख लेते हैं। 2025 का थीम है आवर पावर आवर प्लानेट। ठीक है, आवर पावर आवर प्लानेट जो है 2025 का थीम है। और फर्स्ट टाइम अर्थ डे कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो 22 अप्रैल 1970 को जो है सेलिब्रेट किया गया था। किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? तो यूएस के जो सीनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन के द्वारा जो है इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन ओवरऑल ग्लोबली कब सेलिब्रेट किया गया? ग्लोबली बात करें तो 1990 में अर्थ समिट होता है रियो दे जेनेरियो में, तो वो आपको पता होगा। ठीक है, तो इतना चीज आप ध्यान में रख सकते हैं अर्थ डे से रिलेटेड, बाकी कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम 1970 में यूएस सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अब देखेंगे कि ग्लोबली जो है आप देखेंगे कि 1990 में जो अर्थ समिट होता है वहां पे इसको मनाया जाता है। 2025 का थीम क्या है? आवर पावर आवर प्लानेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी कि DARE, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, यानी कि हाल ही में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि जो ICAR है उसके महानिदेशक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉक्टर हिमांशु पाठक, ऑप्शन बी है डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, ऑप्शन सी है डॉक्टर मंगनी लाल जाट और ऑप्शन डी है डॉक्टर रामेश चंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मंगनी लाल जाट। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्रीकल्चर टॉपिक को, क्विक डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चर टॉपिक। एग्रीकल्चर की बात करें तो 2023-2024 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप देखेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 18.3%। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं, इसको जीडीपी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जो रोजगार की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट कितने को दिया है? 45 to 48% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स को। क्लियर हो गया? एग्रीकल्चर का शेयर कितना है जीडीपी में? 18.3% और एम्प्लॉयमेंट में 45 to 48%। नेचर की बात करें तो हम लोग के यहाँ 4 तरह की एग्रीकल्चर जो है परफॉर्म की जाती है या प्रैक्टिस की जाती है। एक होता है सबसिस्टेंस मतलब जीविकोपार्जन के लिए, जितना जरूरत है उतना के लिए। एक होता है सीजनल जैसे कि रबी क्रॉप और जो खरीफ क्रॉप होता है, अगर आप चाहें कि अपोजिट टाइम में कर लें तो ये पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद मॉनसून डिपेंडेंट, ये रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप जो हो गया मॉनसून डिपेंडेंट। ठीक है, ग्रोथ रेट की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ग्रोथ रेट कितने का है? 3.3% का। 3.3% का जो है 2023-24 में ग्रोथ रेट देखने को मिला। ठीक है, इंडिया जो है आप देखेंगे कि हम लोग जो है किस में जो है फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं, अगर ये बात कर लें। ठीक है, ग्लोबल पोजीशन जो की अगर हम लोग बात कर लें तो आप देखेंगे कि मिल्क हो गया, पल्सेस हो गया, उसमें हम लोग 1 नंबर पे हैं। ठीक है, मेजर एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की बात करें तो कहाँ बात करेंगे, लेकिन इसको छोटा कर लेते हैं फिर। देखिए इससे पर ये हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो है भारत किस में नंबर 1 है, कौन कौन से प्रोडक्शन में। तो अगर बात करें मिल्क में
तो मिल्क में फर्स्ट पोजीशन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में फर्स्ट तो है, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ जाता है। आप सोचिए कि हमारा डिपेंडेंसी कितना है, हमारा पॉपुलेशन इतना वास्ट है कि पूरे पॉपुलेशन को फीड करने के लिए नंबर 1 प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। स्पाइसेस में बात करें तो उसमें भी हम लोग 1 नंबर पे हैं, स्पाइसेस में भी फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी हैं, यानी कि इसमें एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिए टी, राइस और व्हीट, ये 3 में हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं, ठीक है। और ये तीनों में टॉप कौन है? ये 3 ही नहीं, ये टी हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉटन में भी सेकंड पे हैं, शुगर केन में भी सेकंड पे हैं, ठीक है। तो इतना जो है ना, इसमें हम लोग सेकंड पे हैं, जिसमें कि देखेंगे आप कि अगर एक केवल शुगर केन को हटा दें, शुगर केन में फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील है, बाकी सब में फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। यानी कि अगर आपको तुक्का भी मारना होगा कभी तो चाइना के साथ जाइएगा, ठीक है। टी, ठीक है, टी हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, इस सब में हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं। और आप देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर में भी हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं, ठीक है। मेजर एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की बात करें तो व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से। और एक सेकेंड, ये सब हटा ले दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवोल्यूशन वाला, वनडे एग्जाम्स में तो खैर काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। तो इसमें हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो रिवोल्यूशन आया वो किसके नेतृत्व में आया, कौन जो है इसको लीड किए थे, ठीक है। एक जगह आपका सारा नोट्स हो जाएगा। देखिए फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से ही, चलिए बात कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन किस में था? फूड ग्रेन्स में, ठीक है, यानी कि व्हीट एंड राइस में। किसके नेतृत्व में? तो एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकंड जो है, सेकंड आप देखेंगे कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि मिल्क में हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन किसमें हुआ? मिल्क के लिए। और इसके जो है वर्गीस कुरियन जो थे उनके नेतृत्व में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है तो ये ध्यान में रखिएगा। ओहो, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, अमूल का जो अमूल कोऑपरेटिव जो डेवलप हुआ उसमें भी इनका रोल था, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो येलो रेवोल्यूशन किससे हो जाएगा? ऑयल सीड से। कैसे? ध्यान में रखिएगा। तो आप देखेंगे कि जब सरसों का पौधा सरसों का जब खेती होता है तो उसमें जो है येलो फ्लावर्स दिखते हैं, तो वहां से आप ध्यान में रख सकते हैं कि येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड से रिलेटेड है, ऑयल सीड से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी गांव साइड से बिलोंग करते होंगे या फिर गांव में मूव किए होंगे उनको आइडिया होगा ये सारी चीज़ों का, ठीक है। तो ये किसके नेतृत्व में था? सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा जो थे उनके नेतृत्व में ऑयल सीड रेवोल्यूशन होता है, ऑयल ग्रीन येलो रेवोल्यूशन होता है ऑयल सीड के लिए, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो आप ब्लू शब्द जहां भी देखें, ब्लू शब्द ये स्पेसिफिक जो है वाटर के केस में बात की जाता है। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड हो जाएगा? फिश से। और ये किसके अंडर में हुआ था? तो हीरालाल चौधरी, डॉक्टर हीरालाल चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रहेगा। उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन जो है आपका हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर। ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो निरपाख तुतेज, निरपाख तुतेज के नेतृत्व में हुआ था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिंक रेवोल्यूशन, पिंक जो है अनियन के लिए बोल सकते हैं, रेड रेवोल्यूशन मीट के लिए, ब्राउन रेवोल्यूशन आपका लेदर या कोका के लिए, सिल्वर रेवोल्यूशन एग के लिए। तो इस तरह से जो है चीज़ें थी। होपफुली इतना आपको ध्यान में रहेगा, स्टार्टिंग का ही 3-4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है
आप देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग यूएसए से PL14 जो है व्हीट इंपोर्ट करते थे, और वहाँ वो व्हीट किसको खिलाया जाता था, तो वहाँ के जो पिग्स हुआ करते थे उसके लिए वो था। और वहीं जो है यूएसए जो है जो अंडर डेवलपिंग कंट्री थी उनको जो है एक्सपोर्ट करता था वहीं सेम व्हीट, तो हम लोग वहीं व्हीट खाते थे। ठीक है, तो के.एम. मुंशी और एम.एस. स्वामीनाथन के लीडरशिप में 1965 से 66 के बीच में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम किया जाता है। ठीक है, मेन क्रॉप क्या था, मेन क्रॉप व्हीट को कंसिडर किया जाता है पहले, और कौन कौन से एरिया में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। क्वेश्चन ये बनता है कि इसी एरिया को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ के जो किसान थे वो प्रोस्परस थे, वो संपन्न थे। ठीक है, और इसमें चूंकि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड चाहिए था, वो कहाँ से हम लोग मंगाए थे, तो मैक्सिकन ड्वार्फ सीड लाया गया था, ड्वार्फ सीड। ठीक है, फेज 1 में व्हीट एंड राइस जो है सिलेक्ट स्टेट में हुआ, जिसको फेज 2 में हम लोग जो है पल्सेस, कॉर्स और सीरियल्स में भी देखे। यानी कि फेज 1 जो था वो किससे रिलेटेड था, तो व्हीट एंड राइस। फेज 2 जब इसका स्टार्ट हुआ तो उसमें हम लोग पल्सेस, कोर्स, सीरियल्स, CEREALS सीरियल्स, और ऑयल सीड्स में भी देखें। इसका क्रिटिसिज्म होता है कि रीजनल इम्बैलेंसेस था, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, लार्ज स्केल पे जो है स्मॉल फार्मर का मार्जिनलाइजेशन होने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स है एग्रीकल्चर से, जैसे PM किसान योजना जिसमें 6000 पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद फसल बीमा योजना जो क्रॉप इंश्योरेंस के तौर पे दिया जाता है। कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन से रिलेटेड है। इनैम नेशनल एग्री मार्केट है, जिसमें कि आप जो है हर जिला में एक जो है मार्केट बनाया जाएगा जहां आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, हालांकि ये कुछ सिलेक्टेड स्टेट में ही देखने को मिलता है। उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया जो फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट की बात करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड हो गया KCC, जिसमें आप जो है इसका क्रेडिट लिमिट अब 5 लाख कर दिया गया, 5 लाख तक जो है KCC के तहत आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन और उसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, जैसे कि ICAR, यही शायद हम लोगों का क्वेश्चन भी है, आई थिंक यही क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, तो देखिए इसको हटा ही लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। ICAR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, किस एक्ट के तहत बना था वो भी देख लेते हैं। ICAR कहाँ है, ये हेडक्वार्टर हो गया दिल्ली में है। किस एक्ट के तहत बना था, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। ठीक है, उसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI का भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये फूड कॉरपोरेशन एक्ट आता है 1964 में, उसके बाद ये बनता है FCI। ठीक है, उसके बाद NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका कहाँ है, आनंद में। आनंद क्यों है, क्योंकि यहीं से अमूल का स्टार्टिंग होता है, और ये जो है NDDB एक्ट 1987 में बना था। ठीक है, उसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये गुरुग्राम में है, लेकिन इसको भी जो है NDDB नहीं NHB कहिए, NHB एक्ट 1987 में ही बनाया गया था। ठीक है, बाकी अभी बहुत सारा है, जैसे स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, जिससे क्वेश्चन बन चुका है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है, तो स्पाइसेस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, केरला में, तो इसका जो है कोची केरला इसका हेडक्वार्टर है। और किस एक्ट के तहत बनाया गया, स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986। ईयर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से UPSC में भी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं उसको। उसी तरह टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता में, क्योंकि उधर दार्जिलिंग साइड काफ़ी जो है टी का खेती किया जाता है।
और ये जो है टी एक्ट 1953 के तहत बनाया गया। ठीक है, टी एक्ट हो गया। और क्या बच रहा है? कॉफ़ी एक्ट एक देख लेते हैं। कॉफ़ी एक्ट जो है वो कहाँ है आपका? बेंगलोर में, बेंगलोर में। ये जो है कॉफ़ी एक्ट 1942 के तहत बनाया गया। ठीक है, उसके बाद और क्या है? और तो हम लोग देख ही चुके हैं बाकी चीज़। तो आपको मेन ध्यान रखना है ये तीनों को कि एफसीआई कब बनता है? 1964 में एफसीआई एक्ट के द्वारा। एनडीडीबी नहीं भी रहेगा ध्यान तो भी चल जाएगा, 1987 में दोनों है, एमडीडीबी और एनडीडीबी और एनएचबी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। स्पाइसेस जो है कोची में हेडक्वार्टर, स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986। टी जो है कोलकाता में है, टी एक्ट 1953। कॉफ़ी बोर्ड जो है बेंगलोर में है, कब बनता है? 1942 में। यानी कि ऐसे ध्यान रखिए कि सबसे पहले कॉफ़ी 42 में, उसके बाद 53 में टी, और उसके बाद आपका स्पाइसेस, यानी कि कॉफ़ी टी स्पाइसेस 42, 53, 86। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ लाया गया है क्या? यहाँ ऑलरेडी डाला हुआ है, तो चलिए आप लोग पीडीएफ में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद स्पेडेक्स मिशन, अंडर द स्पेडेक्स मिशन व्हिच टू सैटेलाइट रिसेंटली कंप्लीटेड देयर सक्सेसफुल डॉकिंग। तो ये जो है सेकेंड टाइम किया जा रहा है। अब आपको बताना है कि सक्सेसफुल डॉकिंग जो है कौन कौन सा टू सैटेलाइट किया है। तो इसमें एक है SDX-01 जिसको कि चेसर बोला गया है, और 02 जिसको कि टारगेट बोला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है, ठीक है ना, SDX-01 चेसर। हाँ, तो स्पेडेक्स क्या होता है? स्पेडेक्स का फुल फॉर्म आप देखेंगे, स्पेडेक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके जो स्मॉल स्पेस क्राफ्ट है उसको जो है स्पेस में हम लोग लाइक डॉक करने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी गोल क्या है? डॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। दो स्मॉल स्पेस क्राफ्ट डेवलप किया गया इसके तहत, SDX-01 जिसको कि चेसर बोलते हैं, और SDX-02 जिसको कि टारगेट बोलते हैं। ये कौन से ऑर्बिट में होता है? तो लो अर्थ ऑर्बिट में स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑटोनोमसली डॉक करेगा यूजिंग एडवांस सेंसर एंड प्रोपल्शन सिस्टम। अपने आप वो डॉक करेगा जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बेस्ड पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पोलर PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, यानी कि PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और जो ये दोनों सैटेलाइट है वो किससे इक्विप्ड है? तो भारतीय डॉकिंग सिस्टम BDS से जो है आप देखेंगे कि इक्विप्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ये स्पेडेक्स जो है 4th स्टेज रॉकेट है, ये भी ध्यान रखिएगा, 4th स्टेज रॉकेट है। ठीक है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 4 पे काम कर रहा है ये। इसमें जो है 24 पेलोड जो है कैरी कर सकता है, पेलोड। ठीक है, कैरी कर रहा है, जो कि कहाँ से? एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या स्टार्टअप्स वगैरह जो अपना सैटेलाइट भेजना चाहते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इनॉग्रेटेड द गरीब एंड बोरसो बोरोन उत्सव? तो आप देखेंगे कि गरिया एंड बोरसो बोरोन उत्सव, ये जो है मनिक-शॉ जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि गरिया पूजा क्या होता है? इंडिजिनियस त्रिपुरी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, सिमिलर टू दुर्गा पूजा। जैसे दुर्गा पूजा बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है ना, उसी तरह का सिमिलर रिजेम्बलेंस आपको देखने को मिल जाएगा गरिया पूजा का भी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लॉर्ड शिवा को ऑनर किया जाता है
और ऐसा माना जाता है कि ये फेस्टिवल रखने से शांति, खुशी और धन की प्राप्ति होती है। क्या होती है? शांति यानी कि पीस, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो गरिया पूजा आपको समझ में आ गया होगा, त्रिपुरी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, सिमिलर टू दुर्गा पूजा ऑफ बंगाल। और गरिया पूजा में आप देखेंगे कि पीस, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी देखने को मिलती है, ऐसा मतलब माना जाता है। अब बोरसो बोरोन की बात कर लें। बोरसो बोरोन जो है न्यू ईयर है त्रिपुरा कैलेंडर का। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, न्यू ईयर ऑफ त्रिपुरी कैलेंडर या त्रिपुरा कैलेंडर, त्रिपुरी कैलेंडर, ध्यान रहेगा। तो इतना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोग टोटल 35 मिनट तक डिस्कशन किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए आज। ठीक है, तो चलिए आज यहीं सेशन को समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।